नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो की प्रस्तुति लेके आया हूँ। जैसा कि आपने हमारी पुरानी वीडियो को देखा और काफ़ी कुछ सुझाव मुझे आप लोगों के द्वारा मिले हैं, जिससे मैं काफ़ी उत्साहित और ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ। तो आज का मुद्दा है, जैसे कि हम पिछली बार चुनाव से संबंधित मुद्दों को लेके आए थे आपके बीच में, तो इस बार उसी कड़ी में जो बातें रह गई थी, हम उसमें उस तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज का फिर से वही मुद्दा है, चुनाव और भ्रष्टाचार। तो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी प्लस मानव धर्म संस्था के कोऑर्डिनेटर ज्योति कुमार जी। तो ज्योति कुमार जी से शुरुआत करेंगे कि चुनाव और भ्रष्टाचार कैसे आपस में संबंधित हैं और किस तरह से दोनों एक दूसरे के पूरक बनते जा रहे हैं। तो ज्योति कुमार जी। जी राकेश जी। चुनाव में भ्रष्टाचार आज के समय में संदर्भ में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। चुनाव काफी खर्चीली हो गई है और यही कारण है इसका भ्रष्टाचार का। चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को काफी धन बल की जरूरत होती है, ऐसा महसूस किया जाता है। और जितने भी उम्मीदवार हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रभाव जनता पर छोड़ना चाहते हैं धन बल के आधार पे, चाहे वह पोस्टर के लिए हो, चाहे डिजिटल रूप से हो, चाहे डोर टू डोर कैंपेन करने का हो। उसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं, गाड़ी के खर्चे होते हैं, तमाम तरह के खर्चे आते हैं। तो यह एक उनकी मजबूरी बन जाती है कि वो भ्रष्टाचार करने के लिए मजबूर होते हैं। सबसे पहला तो यहाँ भ्रष्टाचार का है चुनाव में। अब सवाल आती है कि किस प्रकार भ्रष्टाचार पनपता है। जब धन की ज़रूरत होगी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, तो कहीं न कहीं से धन की उगाही तो वो करेंगे ही। अब जैसे उद्योगपति हैं, तो उद्योगपति के उनका आसान टारगेट होते हैं आज के समय में। उन पर अनावश्यक दबाव बना करके उनसे धन की उगाही की जाती है। अब ये बहुत बड़ा इश्यू है आज के समय में हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो सब ऐसा करते हैं। सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियां जब भी सत्ता में आती हैं तो वह विवश कर देती है जितने भी उद्योगपति होते हैं, छोटे हो चाहे बड़े हो, उनको पार्टी फंड में पैसा देने के लिए। और यहाँ से भ्रष्टाचार की शुरुआत हो जाती है। कोई भी उद्योगपति यह नहीं चाहते हैं कि हम पैसा दें, लेकिन एक आसान टारगेट पॉलिटिकल पार्टी को या सत्ता पक्ष में रहने वाले लोगों को लगता है कि ये उद्योगपति ही है, यहाँ से हम पैसा आ सकता है। मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार चुनाव से पैदा होता है या चुनाव से भ्रष्टाचार पैदा होता है, या दोनों एक दूसरे के पूरक हैं? हमारे संविधान में जो चुनाव की प्रक्रिया है, यहाँ से भ्रष्टाचार पैदा हो रहा है। चुनाव की प्रक्रिया काफी खर्चीली हो गई है। संविधान, जैसा कि मैं ज्योति कुमार जी समझ पा रहा हूँ, संविधान में तो एक एक बातें वर्णित है जो लोगों के जन कल्याण की बातें, और एक एक बातें, एक सही न्याय व्यवस्था, एक देश कैसे चले सुचारू ढंग से, संविधान में एक एक बातों का प्रावधान किया गया है। मगर जो लोग हैं, जो लोक सेवक हैं या जो उम्मीदवार हैं, इसका रूपांतरण गलत तरीके से करते जा रहे हैं। और चुनाव की प्रक्रिया जबकि बिल्कुल स्वच्छ तरीके से होनी चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए, लेकिन लोग अपने स्वार्थ के लिए सत्ता की लालच में धीरे-धीरे इस प्रक्रिया की छवि को धूमिल करते जा रहे हैं। इस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ता चला जा रहा है। तो मेरी समझ से, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, कि संविधान तो हमारा बिल्कुल सही है और बहुत सही तरीके से उसका सृजन किया गया है, जिसमें कि काफ़ी समय लगा। लेकिन लोग उस संविधान की चीज़ों में भी छेड़छाड़ कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए। बहुत सारे राजनेता ऐसे हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएँगे। मेरी समझ से ये जो चुनाव होता है, तो चुनाव होने के लिए इतना सारा खर्च, इतना सारा धन का अपव्यय होना, ये सही नहीं है। क्योंकि ये जो पैसा है,
जो राजनेताओं के पास पैसा आता है, अत्यधिक धन की आवश्यकता अगर उन्हें पड़ती है, तो इस पैसे की उगाही वो गलत तरीके से ही करेंगे। क्योंकि सही तरीके से एक नंबर ज़रिए के तरीके से जो आने वाला धन होता है, जो पैसा होता है, वो एक सीमित स्रोत के द्वारा होगा और एक सीमित धन धन ही होगा। लेकिन अत्यधिक पैसा अगर आता है तो निश्चित रूप से वो किसी न किसी बड़े उद्योगपति से लेंगे या गलत तरीके से उसकी उगाही होगी और बिल्कुल। अल्टीमेटली ये जो फंड होगा, ये जनता की गाढ़ी कमाई का किसी न किसी रूप में आएगा। तो ये प्रक्रिया ही गलत है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल राकेश जी, ये प्रक्रिया बिल्कुल ही गलत है और आज का समय डिजिटल युग है। मेरे समझ से अगर चुनाव आयोग थोड़ा-सा सुधार करे, तो सुधारात्मक उपाय किए जा सकते हैं। जिसमें से हमारा जो चुनाव प्रणाली प्रक्रिया में जो प्रचार के तरीके हैं, अब वो डिजिटली रूप से एक प्लेटफ़ॉर्म उम्मीदवार को प्रोवाइड किया जाए और डोर टू डोर कैंपेन को बंद किया जाए। जो उम्मीदवार डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, क्या संभव है कि लोकसभा का एक उम्मीदवार डोर टू डोर कैंपेन करे? लोकसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। यह कदापि संभव नहीं है कि एक लोकसभा का उम्मीदवार डोर टू डोर जाकर के लोगों को समझाए कि आप मुझे वोट दीजिए, आप अपना कीमती वोट दीजिए। हम डिजिटल ज़माने में अब आ गए हैं, ये पुराने समय में हुआ करता था। लेकिन आज का समय तो काफ़ी आधुनिक हो गया, एडवांस हो गया, तकनीकों से हम लैस हैं। हाँ, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के ज़माने में और डिजिटल दुनिया में हम जी रहे हैं। इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल के ज़माने में हम जी रहे हैं। तो अब तो घर-घर हर हाथ में मोबाइल है। अब तो कम से कम प्रचार डिजिटली होना चाहिए और अ, चुनाव आयोग एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म हर कंस्टिट्यूएंसी में जो उपलब्ध कराए और वहाँ से उम्मीदवार अपनी बात को कहें। तो ये ज़्यादा सटीक होगा जो है। और चुनाव आयोग इस बाबत जो है डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जो है उम्मीदवारों को उपलब्ध कराए जिससे कि चुनाव में कम खर्चे हों और उम्मीदवार को कम खर्च जब होगा तो स्वाभाविक है भ्रष्टाचार में लगाम लगेगा। तो ये पहला हुआ कि हम जो चुनाव आयोग है वह एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध कराए इस भ्रष्टाचार को रोकने, चुनावी खर्चे कम करने के लिए। और दूसरा यह है, यह तो जैसे हर साल हर 5 वर्ष पे चुनाव होते हैं, तो क्या होता है कि बहुत तामझाम होते हैं, बहुत ज़्यादा संसाधन की चुनाव आयोग को ज़रूरत होती है। तो इस बाबत जो है चुनाव आयोग यानी सरकार पे जो बोझ होता है, यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि एक लोकसभा चुनाव में अच्छा खासा बजट जो है सरकार को देना पड़ता है। तो इस बाबत भी हमारे पास ऐसा होना चाहिए कोई उपाय। अब जैसे मान लेते हैं कि ईवीएम है, ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं, तो ईवीएम भी ईवीएम पर भी लोगों का सवाल, जो विपक्षी पार्टियां हैं ये सवाल उठाती हैं। पूरी दुनिया में विकसित देशों में कहीं ईवीएम का उपयोग नहीं हो रहा है और ईवीएम पर शक जाहिर किया जा रहा है। जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के देश में हैं और कंप्यूटर विशेषज्ञ हैं, वो अक्सर सवाल उठाते हैं इस बाबत नहीं, कि हम ज्योति जी आपको जी बीच में जी रोकना जी चाहेंगे। जी राकेश जी, हाँ। ईवीएम पे सवाल उठना एक अलग मुद्दा है। हम्म, अभी सबसे पहले मेरा प्रश्न आपसे ये था हम्म, कि भ्रष्टाचार की संलिप्तता हम्म, चुनाव में, हम्म, तो बहुत ज़्यादा धन की उगाही, धन खर्च किया जाता है इसमें। हम्म, तो आपने उस चीज़ को रोकने के लिए एक सुझाव बताया हमारे दर्शकों को, हम्म, जैसा कि मैं और मेरे दर्शक समझ पा रहे हैं। आपने जो बताया, आपने ये बताया कि चुनाव के जो प्रचार-प्रसार की जो प्रक्रिया है, उसमें बदलाव आए। उसमें बदलाव आए। ये जो डोर टू डोर प्रचार किया जाता है, जनताओं के घर तक पहुँच के, जैसे कि आपने बताया कि एक लोकसभा प्रतिनिधि हर जगह नहीं जा सकता, बात बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा देखा गया कि पार्टी के बहुत सारी शाखाएँ होती हैं, हर एक जिले में, हर एक तालुका में, और वहाँ के जो लोकल पार्टी वर्कर होते हैं, वो लोगों तक पहुँचते हैं और लोगों को रिझाने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे पोस्टर, बैनर का इस्तेमाल किया जाता है, बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते हैं। इवन कि चुनाव के 1-2 दिन पहले जनता के पास तक पैसे तक पहुँचाए जाते हैं।
ये असंवैधानिक है, गलत है, लेकिन ऐसा होता है। तो ज्योति जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि जनता तक फिजिकल मीटिंग ना हो, भौतिक रूप से उम्मीदवार ना जाए या उनके प्रतिनिधि ना जाए, वो चुनाव जो भी हो वो डिजिटली हो, डिजिटल हो। बिल्कुल डिजिटली हो। बहुत बहुत अच्छा सुझाव हमें भी लग रहा है सुन के कि ये डिजिटल पहुंच की बात कर रहे हैं। जनता तक अगर डिजिटल पहुंचा जाए तो डिजिटली पहुंचने से ये होगा कि ये भौतिक रूप का जो लेन देन होता है और पोस्टर बैनर होर्डिंग में जो इतने सारे खर्च होते हैं, कहीं न कहीं उससे एक बड़ा बदलाव आएगा बिल्कुल, और धन अपव्यय जो हो रहा है उसमें काफी कमी काफ़ी आएगी। कमी आएगी। और जब धन की कमी आएगी तो जाहिर सी बात है गलत तरीके से धन की उगाही नेताओं के द्वारा नहीं की जाएगी और इसका जो ये भारित व्यय जनता पे बिल्कुल, जाता बिल्कुल, है ये बेसिक वो भी नहीं जाएगा। बेसिक समस्या जी भ्रष्टाचार की ये यहाँ से जड़ शुरुआत होती जी है। जी भ्रष्टाचार का जड़ यहाँ से शुरुआत जी होता है कि उम्मीदवार कोई इंटेंशनली वो भ्रष्टाचार नहीं करना चाहते, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए बहुत ज्यादा धन की जरूरत होती है। होर्डिंग्स की जरूरत होती है, गाड़ियों की जरूरत होती है, डोर टू डोर जब कैंपेन करते हैं, चुनावी रैलियां करनी पड़ती है, तो चुनावी रैली करने की क्या जरूरत है? वो डिजिटली प्रचार करे है। जनता सबके हाथ में अब मोबाइल है। हाँ, सोशल मीडिया का जमाना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और ढेर सारी प्लेटफॉर्म है। कई बार बिल्कुल कई बार मैंने ऐसा देखा गया है कि जब प्रतिनिधि प्रचार प्रसार करते हैं तो हवाई दौरे उसके होते हैं और हवाई दौरे होते हैं, उनके बहुत सारे प्रतिनिधि मंडल साथ साथ जाते हैं, तो उसका एक खर्च जो होता है चुनाव में बहुत अधिक देखा गया है। और खास करके हिंदुस्तान जैसे लोकतांत्रिक देश में इतना खर्च होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, दूसरी बात, जैसा कि आप बता रहे थे कि ईवीएम के बारे में आप कुछ बता रहे थे, मैंने बीच में ही आपको इंटरप्ट कर दिया था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जी, आप ईवीएम तो ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जितने भी मैंने कहा पहले कि ईवीएम पर सवाल खड़ा हो रहा है, पूरी दुनिया में खड़ा हुआ है। आज जितने भी विकसित देश हैं, वहाँ पे जापान हो, अमेरिका हो, वहाँ पे ईवीएम से अब चुनाव नहीं होते, बैलेट से चुनाव होते हैं वहाँ पे। तो बैलेट की प्रक्रिया तो हिंदुस्तान में भी पहले थी। हाँ थी, लेकिन बैलेट से ईवीएम पर शक जाहिर किया जा रहा है। और मैं कंप्यूटर जानकार हूँ, मैं जानता हूँ कंप्यूटर, और मैं समझ सकता हूँ इस बात को कि प्रोग्रामिंग में छेड़छाड़ की जा सकती है। 2 और 2 कंप्यूटर में 4 नहीं 5 भी हो सकते हैं, यह संभव है। कंप्यूटर में टाइमिंग को चेंज किया जा सकता है और किसी पार्टिकुलर टाइम में ऐसा प्रोग्राम एक्शन करे, ऐसा भी हो सकता है। और जो कीबोर्ड है, वहाँ कीबोर्ड से निर्देश दे करके और प्रोग्राम में ऐसा प्रोग्राम किया, कीबोर्ड से भी सीक्वेंसिंग करके और वोट को प्रभावित। ठीक है, ये तो आप उसके मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। मतलब सीधी बात है कि ऐसा हो सकता है, मुझे भी लगता है। तो क्या जब मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ और थोड़ा बहुत कंप्यूटर में जानता हूँ और मैं यह समझ पा रहा हूँ कि ईवीएम दोषपूर्ण हो सकता है, नहीं मतलब हो सकता है नहीं हो सकता है करने वाला मैं कोई नहीं हूँ। स्थिति अस्पष्ट है। तो इस पे शंका जाहिर की जा सकती है। तो आप इसके सब्स्टिट्यूट में की अगर बात की जाए तो आप क्या बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इसका सब्स्टिट्यूट हो सकता है और मेरे समझ से यह चुनाव आयोग लागू करेगा कि नहीं करेगा, इस पे तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। लेकिन मेरे पास इसका सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट ये है कि हर हाथ में मोबाइल है और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी वोटर्स मतलब उम्मीदवार हैं, उनके सारे लिस्ट उनके मोबाइल पर आ सकते हैं और अपनी सुविधा अनुसार ओटीपी आएगा और एक पार्टिकुलर टाइम फ्रेम हो, कोई निश्चित समय हो, पूरे देश के लोग एक साथ या पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग अलग अलग टाइम में, अगर सर्वर की दिक्कत होगी तो, टेक्निकल दिक्कत होगी तो उस पार्टिकुलर टाइम में सारे के हाथ में मोबाइल रहेगा, ओटीपी आएगी, वेरीफाइड होगा और वहां से वो पार्टिकुलर टाइम में उम्मीदवार को वोट करेंगे अपने मोबाइल से, और वो एक सेंट्रल वेबसाइट पर प्रकाशित होगी और यहाँ पे मोबाइल से उसको पर्ची मिलेगा, वो रख सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट को रख सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी वो रख सकते हैं किसको मैंने वोट दिया। और मैं एक बहुत बड़े बदलाव की बात कर रहा हूँ। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से ईवीएम में सारे कैंडिडेट्स प्रत्याशी के नाम बिल्कुल रहते हैं और
बिल्कुल, एक बिल्कुल। जो वोटर्स होता है उसे डिस्प्ले किया जाता है, उसी तरह से इंसान के मोबाइल के हाथ में भी सारी हाथ में जो मोबाइल होता है उस पे सारी चीजें डिस्प्ले होगी, और बिल्कुल, बिल्कुल। ओटीपी आने के बाद वो वोट डाल सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और वोट डालने के बाद कंफर्मेशन मैसेज ही उनका रिसिप्ट हाँ, होगा। ईमेल में या और भी किस अच्छा, उम्मीदवार को वोट डाला लेकिन उसका एक पावती लेकिन आ जाए लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि इसके द्वारा भी तो सर्वर को छेड़छाड़ करके इसे इसमें भी तो छेड़छाड़ संभव है। हाँ, बिल्कुल, छेड़छाड़ संभव है, बिल्कुल, क्योंकि इस पे शक ज़ाहिर किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रल वे में सर्वर पे जहाँ पे लोड है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। जब भ्रष्टाचार होगा तो कुछ हम्म। भी संभव है, वहाँ बदलाव किया जा तो सकता है, तो डाटा मैनिपुलेशन हो सकता है वहाँ पे। तो लेकिन फिर आपका जो सुझाव है मोबाइल हुँ, वोटर सिस्टम, मोबाइल वोटिंग सिस्टम, हुँ, मोबाइल वोटिंग सिस्टम, हुँ, एमवीएस, हुँ, जिस तकनीक की आप बात कर रहे हैं, हुँ, मोबाइल वोटिंग सिस्टम, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाए इंडियन इलेक्शन सिस्टम में, तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि किसने किसको वोट दिया, और फिर जनता को ये कैसे पता चलेगा कि इसमें उस डेटा में या सर्वर में छेड़छाड़ नहीं की गई है? जी, 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 राकेश जी, जी, राकेश जी। जी। यहाँ पर ही मैं व्यापक बदलाव की बात कर रहा हूँ कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा खामी चुनाव प्रक्रिया में है कि गुप्त मतदान होते हैं। हाँ, हम वोटिंग कंपार्टमेंट में जाते हैं, गुप्त रूप से सिर्फ़ हम ही जान पाते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। ये तो सही अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं है और गुप्त अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात इसलिए नहीं है कि ज कि हम ईवीएम के माध्यम से वोट डाल के चले आते हैं और देख भी लेते हैं और फिर डाटा का मैनिपुलेशन वो वहाँ पर आगे जाकर के स्ट्रॉन्ग रूम में फिर क्या हुआ, नहीं हुआ, ये शक ज़ाहिर की जाती है विपक्षी पार्टियों के द्वारा अक्सर कि वहाँ पे सारे सारे जो है वो वीवीपैट मशीन की काउंटिंग नहीं होती है। अच्छा, हाँ, अच्छा। हाँ, सारे वीवीपैट मशीन की काउंटिंग होती है क्या जनता के सामने? नहीं, जनता जनता के सामने या उनके उम्मीदवार जो वहाँ पे पोलिंग होते हैं उम्मीदवार, उनके सामने क्या होती है क्या? नहीं जनता होती है। जनता जनता की तो एक बहुत बड़ी संख्या है, और हुँ, जनता के सामने होना ये पॉसिबल भी नहीं है। हुँ। नहीं, उसके जो जो पोलिंग एजेंट होते हैं, उनके सामने क्या ऐसा? कुछ हाँ, ग्रामीणों के द्वारा और हाँ, कुछ उसके जो एजेंट होते हैं, जो हुँ। जनता जैसे बीएलओ होते नहीं, हैं, नहीं, ये तो हाँ, वो जो ठीक है, ठीक है, प्रतिनिधि ठीक है, करते हैं, ठीक ये है, मैं एक समझ रहा हूँ। प्रक्रिया है हाँ, जी, जैसा जी, कि जी, मैं जी, समझ जी, पा जी, रहा मैं हूँ। समझ रहा हूँ। हुँ, लेकिन आप मास लेवल की बात कर रहे हैं कि हर एक वोटर्स ने किसको वोट दिया, और उनके वोट को बिल्कुल उसी कैंडिडेट के फेवर में डाला गया है, सर्वर में इसकी छेड़छाड़ नहीं की गई। सुनिश्चितता होनी चाहिए हाँ, इसकी सुनिश्चितता और कैसे? यह गुप्त मतदान के द्वारा कदापि संभव नहीं है और वोटर हमेशा सशंकित रहेगा कि मेरा वोट गया तो किसको? कैसे हो? और तो ऐसे होगा कि मेरे पास पावती तो आ ही जाएगी जब मैं मोबाइल से वोट करूंगा तो मेरे पास पावती रहेगी। यू विल गेट अ हाँ, रिसिप्ट, हाँ, रिसिप्ट सॉफ्ट कॉपी। बिल्कुल सॉफ्ट कॉपी रहेगी मेरे पास और साथ ही साथ एक सेंट्रल वेबसाइट पर वो डाटा प्रकाशित की जाए किसको मैंने वोट डाला है, किस कैंडिडेट को पार्टिकुलर जैसे मेरा नाम और किसको मैंने वोट डाला, वो पारदर्शी रूप से प्रकाशित किया जाए एक सेंट्रल वेबसाइट पर ताकि हम मिलान कर सके कि मैंने सही कैंडिडेट को वोट दिया। अगर कुछ गलत लगता है तो मेरे ईमेल अकाउंट पे जो पावती है उसको क्लेम किया जा सके मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, और जिससे क्या ये पारदर्शिता बनी रहेगी। क्या ये इतने बड़े डेटा को डिस्प्ले करना, क्या ये इंडियन इलेक्शन सिस्टम जो है, इंडियन वोटिंग सिस्टम है, क्या उस पे सवाल नहीं खड़ा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल या नहीं, इतने बिल्कुल नहीं, इतने बिल्कुल बड़े नहीं। डेटा को डिस्प्ले करना ये बिल्कुल, मैं अपने आप समझ में गया आप एक कहना क्या एक चाहते हैं, मैं बहुत समझ गया। बड़ा आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी का सुरक्षा वर्क है। आप लोगों की सुरक्षा से आप हाँ, सवाल करना चाह रहे हैं कि लोगों जी, का सुरक्षा खतरे में आ जाएगा, इस जी। बाबत जो है। किसने लेकिन किसको वोट दिया ये तो एक बिल्कुल, बहुत लेकिन 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 कॉन्फिडेंशियल बातें हैं, लेकिन और लेकिन मैं राकेश जी मैं कहना चाहूँगा कि बॉर्डर पर हमारे सैनिक लड़ते हैं, उनको सुरक्षा का खतरा नहीं है क्या? हर जगह लोग लड़ रहे हैं। फाइट कर रहे हैं अंदर में जो वो है सर एक हमारे कांस्टेबल जो होते हैं, सिपाही रहते हैं, वो भी अपनी जान-माल की रक्षा वो सर मतलब एक करना उनके लिए अलग कठिन वो होता है एक अलग कभी-कभी। मुद्दा हो गया सर। नहीं, नहीं तो जी, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, राकेश जी मैं यहाँ थोड़ा-सा रोकूँगा जी, बिल्कुल। कि 2 2 जब चुनाव में उम्मीदवार खड़ा हो रहे हैं, तो आमने-सामने है कि नहीं वो? आमने-सामने तो वो हैं ही। वो सामने प्रतिद्वंदी हैं, वो आपस में दुश्मनी नहीं कर सकते हैं, आपस में भी तो वो मार-काट कर सकते हैं ना, एक-दूसरे को। लेकिन हम तो हम आम जनता क्यों डरे भई? हम आम जनता भी हमने किसको वोट दिया ये हमको पता होना चाहिए, ये हमारा राइट होना चाहिए कि हमने किसको वोट दिया। इसलिए गुप्त मतदान खत्म होनी चाहिए इसकी प्रक्रिया और एक सुधारात्मक कदम के तौर पे ये बहुत बड़ा कदम है और मैं कहूँगा कि ये भ्रष्टाचार की जननी है गुप्त मतदान।
गुप्त मतदान है, इसीलिए कभी भी पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती है। भारत देश में कहने को हम गुप्त मतदान बहुत अच्छा मतदान है और हम उसका पैरवी चुनाव आयोग बहुत ज्यादा पैरवी करता है, लेकिन एक निष्पक्ष तौर पे हम आकलन करते हैं तो गुप्त मतदान मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारत की जो ये चुनाव प्रक्रिया है इसमें बदलाव आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, नहीं बदलाव आएगा तो ये कदापि संभव नहीं है। भ्रष्टाचार का चुनाव में भ्रष्टाचार खत्म कभी नहीं हो सकता है। ये गुप्त मतदान गुप्त ना होकर लोगों के पक्षपात का कारण बनती है। एक तरफ जहां पे इसे गुप्त बताया जाता है, वहीं पे ये गुप्त मतदान लोग के अहित से जुड़ गया है, जैसा कि हमारे ज्योति कुमार जी का कहना है। और कुछ हद तक मैं भी इस बात से सहमत हूँ। और एक दूसरी बात जो जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि अनपढ़ गवार लोग जैसे चुने जाते हैं प्रतिनिधि के रूप में, बिल्कुल, जिनके पास जो साक्षर भी नहीं है, वो जो साक्षर भी नहीं है, और ऐसे लोग जब चुन के आते हैं जनप्रतिनिधि के रूप में, अगर वो एमएलए बनते हैं, विधायक या एमपी सांसद बनते हैं, तो ऐसे लोग जो एग्जीक्यूटिव है हमारी कार्यपालिका, उस कार्यपालिका के अंदर काम करने वाले जो पीसीएस रैंक के पदाधिकारी हैं या संघ लोक सेवा आयोग से चुने हुए जो आईएएस आईपीएस रैंक के पदाधिकारी हैं, उन्हें उनकी बात सुननी पड़ती है। तो मुझे आश्चर्य होता है कि कैसे एक अनपढ़ प्रतिनिधि एक देश के सर्वोच्च प्रशासनिक एग्जाम को पास करके आए पदाधिकारी को अपनी उंगलियों पे नचाता है। क्या ये सिस्टम सही है? क्या इस पे रोक नहीं लगनी चाहिए? बिल्कुल, यहाँ भी हमारे चुनाव में खामियां हैं। हमारा देश जब आज़ाद हुआ था उसमें शिक्षित लोगों का काफ़ी अभाव था, बहुत कम निरक्षर थे। जब देश आज़ाद हुआ था तो निरक्षरों की संख्या काफ़ी थी, लेकिन अब हमारा साक्षरता दर काफ़ी बढ़ा है, शिक्षित लोग काफ़ी बढ़े हैं। तो अब यह संभव है, चुनाव आयोग के द्वारा यह सुधार बिल्कुल ही किया जाना चाहिए कि एक तो किया जाना चाहिए कि 18 साल का जो न्यूनतम वोटिंग का जो उम्र है उसको खत्म करना चाहिए। चुनाव में खड़ा होने का अगर उम्र है उम्मीदवार बनने के लिए, तो वोटिंग के लिए भी एक उम्र, थोड़ा सा वयस्क व्यक्ति को वोट देने का, और ज्यादा प्रौढ़ व्यक्ति को वोट देने का, मैच्योर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। मैं आपकी बात को थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा दर्शकों के सामने, बिल्कुल, कि जैसा कि ज्योति कुमार जी हमारे मानव धर्म संस्था के कोऑर्डिनेटर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इनका कहना है कि एक एज उम्र सीमा निर्धारित हो। बिल्कुल, मैं भी इस बात से उतना ही इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि हमारे देश में मतदान करने की जो उम्र निर्धारित की गई है किशोर एवं किशोरी की, वो है 18 वर्ष, 18 ईयर्स। और एक प्रतिनिधि चुने जाने की उम्र जो निर्धारित की गई मेरी समझ से, वो 25 वर्ष है। तो ये इसमें विभिन्नता क्यों है? ये अलग अलग क्यों है? ये एक क्यों नहीं है? अगर एक मतदान कर्मी इस बात को समझ सकता है 18 साल की उम्र में, तो 18 साल की उम्र में चुना भी जाना चाहिए। दोनों में विभिन्नताएं क्यों है? बिल्कुल, इस बात से मैं सहमत हूँ कि 18 साल की उम्र सीमा वयस्क बनने के लिए पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त सोच समझ विकसित नहीं हो सकती है किसी 18 साल की युवा की, कि देश के बारे में वो बहुत अच्छी तरह जो है। दोनों में तो कुछ तो गलत है, कहीं ना कहीं तो कमी है। बिल्कुल बिल्कुल, और कम से कम वो मैच्योर हो जाए हमारे मतदाता, और कुछ और पढ़ लिख जाएं, शिक्षित हो जाएं, कुछ अनुभव हासिल और ज़्यादा कर लें। कम से कम मिनिमम मैट्रिक तो ज़रूर होना चाहिए एक वोट देने के लिए। एक क्राइटेरिया फिक्स होनी चाहिए कि कम से कम शिक्षित, मतलब मैट्रिक अगर पास है तो कम से कम उसको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। इससे कम में है तो उसको वोट देने का अधिकार बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मैट्रिक तक में सारा सिलेबस लगभग एक अच्छा सिलेबस हमारा है, ओवरऑल एक शिक्षित व्यक्ति हो जाते हैं। तो मेरे समझ से मैट्रिक पास व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, और ये सुधार ये चुनाव आयोग के द्वारा जो नहीं, तो मैं उम्र सीमा की बात कर रहा हूँ सर। और उम्र सीमा कम से कम 21 हो। और आपका इसमें क्या सुझाव है? आपका भी मैं जानना चाहूंगा कितना होना चाहिए। मेरे समझ से उम्मीदवारी की उम्र सीमा और वोटिंग की उम्र सीमा लगभग दोनों सेम होनी चाहिए, क्योंकि एक चुनने वाला व्यक्ति है और दूसरा निर्वाचित होने वाला व्यक्ति है। तो ये दर्शकों पर छोड़ते हैं।
बिल्कुल। कि आप लोग सलाह आप अभी लोग आज राय आपने विचार कमेंट जी, कीजिए। हाँ। काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया। हुँ। बहुत सारे ज्वलनशील मुद्दे को हमने उठाया ज्योति कुमार जी के साथ, और आपने पुरानी इससे पहले वाले वीडियो में भी देखा, और काफ़ी आपके बहुत अच्छे प्रतिक्रिया उस पे आई है। उसी से उत्साहित होकर हमने दूसरी वीडियो बनाई है, और आगे भी हम आपके सामने आते रहेंगे। तो ज्योति कुमार जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। वो हमारे साथ जुड़े और बहुत सारी बातों को हमारे सामने रखा, और हमारे बहुत सारे प्रश्नों को इन्होंने बहुत अच्छे से उसका उत्तर दिया, तार्किक रूप से। तो हम चाहेंगे कि दर्शक भी इनके जवाब से काफ़ी संतुष्ट हुए होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल राकेश जी। जी। देखिए, सवाल इस बात का है कि कुछ नयापन नहीं हो रहा है, कुछ बदलाव नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल, जब तक बदलाव नहीं होंगे तो सुधारात्मक उपाय नहीं किए जाएँगे। बिल्कुल सकारात्मक बदलाव। सकारात्मक बदलाव होने चाहिए जी। और अब मान के जड़ बन जाएगा। जब तक बदलाव नहीं होगा तो जड़ बन जाएगा कोई भी सिस्टम। वो जड़ बन चुका है। इसमें सुधार की काफ़ी गुंजाइश बची हुई है। और मैं इस ओर जो है चुनाव आयोग का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, हुँ। तो ये बहुत अच्छा लगा। तो हम दोस्तों एक बार फिर से आपके आभारी हैं कि आपने हमें उत्साहित किया। उस वीडियो के माध्यम से हम इसी तरह से आपके बीच आते रहेंगे और नई-नई वीडियोज़ लाते रहेंगे, समाज में उभरते हुए नए-नए मुद्दों को लेके। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।